हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं जो आपका चैप्टर हम कर रहे थे सिक्स्थ लाइफ प्रोसेसेस। उसके अंदर हमने जो न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब न्यूट्रिशन के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जैसे कि आप लोग सांस लेते हो, ठीक है ना, वो प्रोसेस भी क्या है? रेस्पिरेशन है। जो रेस्पिरेशन है वो एक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लोग अलाइव है, ठीक है, जो चीजें, जो एनिमल्स चाहे प्लांट्स, कुछ भी चीज है जो अलाइव है, ठीक है ना, जीवित है जो चीज, तो रेस्पिरेशन उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या है? पहला तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर, मतलब ऑक्सीजन लेना, जो एटमोस्फेयर है हमारा वातावरण है उसमें से ऑक्सीजन लेना, एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर छोड़ देना। मतलब जो प्रोसेस जिसको हम ब्रीथिंग, जो सांस लेने का जो हमारा प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन के अंदर आता है। और दूसरा रेस्पिरेशन के अंदर क्या आता है? ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। जो आपका सिंपल फूड है उसको क्या करने के लिए, उस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, ब्रेक डाउन। सिंपल फूड को क्या करता है? वो ब्रेक करता है, तोड़ता है, ताकि एनर्जी रिलीज कर सके। सेल के अंदर एनर्जी, हमारी जो बॉडी है हमें एनर्जी तो चाहिए, है ना। हर एक जो हमारी बॉडी है बनी किससे? सेल से बनी है, ठीक है। तो सेल्स में हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करता है? ये उस फूड को छोटे छोटे उसको ब्रेक करता है, ताकि हर एक सेल को एनर्जी, हर एक सेल जो एनर्जी रिलीज कर सके, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो सेल्स का रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन समझ में आ गई, जो आपकी सांस की प्रक्रिया है और जो सेल्स को एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है बाय ब्रेकिंग डाउन द सिंपलर फूड, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन, रेस्पिरेशन क्या होता है। नाउ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ग्लूकोज की बात क्यों हो रही है? क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी फूड बन रहा है, जैसे प्लांट्स है, ठीक है, वो अपना फूड बनाते हैं, हम अपना फूड बनाते हैं, तो ग्लूकोज तो मैंने आपको कल स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में भी बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो हमारा फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल सब होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ग्लूकोज में तोड़ता है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सो ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कैसे टूटता है उसके अलग अलग तरीके हैं। तो 3 तरीके यहाँ पे बताए गए हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से, ठीक है। तो ग्लूकोज है जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो कार्बन मॉलिक्यूल कितने हैं? देखो, C6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट में। पायरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था वो कन्वर्ट हो चुका है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, प्लस में एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है। सो अब जो ये पायरुवेट है ये 3 तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम देखा जाए, जहां पे ऑक्सीजन ना हो, अगर ऑक्सीजन ना हो तो जो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। क्योंकि ब्रेकडाउन की बात हो रही है ना, ग्लूकोज किस तरीके से टूटता है, तो ग्लूकोज 3 तरीके से टूटता है। पहला पहला तो वो पायरुवेट में चेंज होता है, उसके बाद अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो इथेनॉल, ठीक है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, प्लस में एनर्जी, इनमें टूट जाएगा। एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जो ब्रेकडाउन हो रहा है इट मींस एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। सो एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस में इथेनॉल, मतलब जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है उसमें टूट जाएगा। 3 कार्बन से 2 कार्बन में चला गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये होता है ईस्ट में, ठीक है। दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऊपर तो बात हो रही थी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मतलब ऑक्सीजन पूरी एब्सेंट होती ही नहीं है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में कमी है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो कमी है ऑक्सीजन की, इसका एग्जांपल है मसल सेल्स। जैसे मसल सेल्स में होता है, इस दौरान जब ऑक्सीजन की कमी है तो जो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में, प्लस में एनर्जी तो हमारी रिलीज होगी। लैक्टिक एसिड क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही होता है ये, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी तो है ही। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी। और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक तो बात होगी ऑक्सीजन है ही नहीं, एक में ऑक्सीजन की कमी है, और एक में प्रेजेंस है ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन है तो किस में कन्वर्ट होगा? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी तो एज इट इज है ही हमारी, प्लस में वाटर और हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर ऑक्सीजन है तो हमारे पास O का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस हमारे पास होगी, तो H2 फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हमारे पास होगी। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का अलग अलग पाथवे से, अलग अलग तरीकों से, 3 तरीके से हमने पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, एज इट इज आपकी एग्जाम में बनाने के लिए आपको आ जाता है। इसको बिल्कुल बना 3-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में हो जाएगा, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद जो 3 पाथवेज, जो 3 रास्ते हैं जिनसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। पहला, जब ऑक्सीजन अगर हो ही ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जब कमी हो ऑक्सीजन की, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एंड थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है, अब जो ये एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, अभी भी मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग जो सांस लेने का होता है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन हम ले लेते हैं एटमॉस्फेयर में से, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। दूसरा क्या था, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें हर एक सेल को एनर्जी रिलीज करने के लिए सिंपल फूड को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो ये एनर्जी रिलीज हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, ये इमीडिएटली कहाँ यूज होती है, इस एनर्जी को करे क्या, रिलीज होगी, कहाँ पे यूज होगी। हम मान लीजिए कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम तो खाली सो रहे हैं, तो क्या वो एनर्जी वेस्ट जाती है? नहीं, वो वेस्ट नहीं जाती। जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी निकलती है, उससे क्या होते हैं, वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम एटीपी बोलते हैं। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बनाती है वो एनर्जी, जिसको हम एटीपी बोलते हैं, जिसको हम जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, सेल जितनी भी एक्टिविटीज करता है उसको करने में हेल्प करता है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, इसी तरीके से जो सेल है उसको भी अपना फ्यूल चाहिए, जो कि क्या है, एटीपी है। ठीक है, तो एटीपी विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल, जितनी भी एक्टिविटीज सेल में हो रही हैं उसको एज अ फ्यूल का काम करता है। ठीक है ना, एटीपी। तो एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। जो सेल के अलग अलग काम करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मैंने बताया था, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। तो एटीपी उनको प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, जैसे कोई भी चीज खरीदने के लिए करेंसी है, क्या है, मनी है। इसी तरीके से कोई भी प्रोसेस करने के लिए करेंसी क्या है, हमारी एनर्जी करेंसी है, एटीपी। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में, जो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हुई है, उसको यूज करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के लिए। बनता कैसे है, एडीपी से बनता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है। मतलब जो एडीपी है प्लस में ये क्या है, आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ठीक है, इसको एनर्जी जब प्रोवाइड होगी तो ये एडीपी में से क्या हो जाएगा, आपका जो फॉस्फेट है ये हट जाएगा, एटीपी आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में एटीपी जो है वो क्या, एटीपी जो हमें मिला है वो क्या करेगा, एक प्रॉपर एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देगा। ठीक है ना, एटीपी क्या करता है, एनर्जी तो प्रोवाइड करता है। तो जो ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये एक फिक्स अमाउंट की होगी, जिससे क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस है जो सेल में वो हो सकती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, 2 तरीके की मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी केमिस्ट्री के, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक जो हीट है रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक में हीट है एब्सॉर्ब हो रही है। तो जो सेल है, सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है, तो उस चीज में ये हेल्प करता है, उन एनर्जी वो एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। कौन, ये एनर्जी जो एटीपी है। ठीक है ना, समझ में आ गया। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कहां पर काम आती है, एक नया मॉलिक्यूल बनाती है एटीपी, जिसको हम बोलते हैं, जो सारे एक्टिविटीज, जो जितनी भी एक्टिविटीज करता है सेल, उनको वो एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी देता है। तो ये एनर्जी करेंसी है सारे प्रोसेसेस के लिए। बनता कैसे है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन एज इट इज लिख, अगर फॉर्मेशन पूछा जाए एटीपी की। ठीक है, तो एटीपी क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देता है, जिससे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हो रही है सेल में उनमें मदद मिलती है। ठीक है, हो जाएगा, ये इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं हम, पसीने आ रहे हैं बहुत क्योंकि फैन ऑफ किया है। आप लोग मुझे ये नहीं, आपने बताया नहीं कि आवाज साफ है कि नहीं, क्योंकि मैं 2 दिन से जो फैन है उसको ऑफ करके वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप मुझे बताना कि अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो मैं माइक चेंज करूं या फिर फैन की वजह से डिस्टर्बेंस थी पहली वीडियोस में। ठीक है, एक बार कंपेयर करना, एक बार फर्स्ट कोई केमिकल रिएक्शंस की कोई वीडियो चला के देखना और ये चला के देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये समझ में आ गया रेस्पिरेशन क्या होता है, ये समझ में आ गया रेस्पिरेशन क्या काम करता है, कैसे करता है। सो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, 2 तरीके का रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये होता है
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था, अभी जो पढ़ा था कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में हमने पढ़ा था, 3 तरीके से पढ़ा था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया ही था। लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल था, और हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट था। ठीक है, सो एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसमें क्या था, जो एनाएरोबिक है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, एरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट्स है, अब ऑक्सीजन इंक्लूड है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये फॉर्म करेगा, और अगर एब्सेंस है तो एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे? अल्कोहल या और लैक्टिक एसिड हमें प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमने देखा था इथेनॉल था। ठीक है, इथेनॉल क्या हो गया? अल्कोहल हो गया, और लैक्टिक एसिड था। लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यही दोनों थे ना। ठीक है, इथेनॉल मतलब ये अल्कोहल ही आ गया, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड थे, तो एनाएरोबिक में वही आ जाएंगे। ठीक है, मतलब उसी से आपका सारा हो गया। इसमें एरोबिक में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, अनएरोबिक में कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एरोबिक के एग्जांपल मोस्ट प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एरोबिक के अंदर आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की हेल्प से ही होते हैं रेस्पिरेशन। जैसे हमारी बात ले लो, प्लांट्स की ले लो, उनमें ऑक्सीजन, एनिमल्स में ले लो तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ठीक है, सो एरोबिक के एग्जाम्पल्स वो है। अनएरोबिक आ जाता है आप मसल्स, बैक्टीरिया, ईस्ट, पैरासिटिक वर्म। यहाँ पे नीचे आपको शायद दिख नहीं रहा है, तो ये पैरासिटिक वर्म है, WORM। ठीक है ना, पैरासिटिक वर्म। तो ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, एरोबिक और अनएरोबिक। क्या उनके बीच में डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो लैंड पे रहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम है, एनिमल्स है। ठीक है, जो धरती वाले एनिमल्स होते हैं। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वो ज्यादा ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकते हैं हवा में से। जो एटमोस्फेयर है हमारा, एटमोस्फेयर में से ज्यादा ऑक्सीजन को हम ब्रीथ कर सकते हैं, सांस में ले सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, दैट लिव इन वाटर, नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब उनको तो बाहर तो वो निकलते नहीं है। ठीक है, एटमोस्फेयर में तो निकलते नहीं है, पानी के अंदर रहते हैं। तो जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है ना वो वही लेते हैं। ठीक है ना, हम तो क्या करते हैं, हमें डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिल रही है, वो जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन, सिर्फ वही ऑक्सीजन लेते हैं। सो जो अमाउंट है ऑक्सीजन का जो डिसॉल्व होती है और इसमें पानी में वो कम होती है एज कंपेयर टू एयर। एयर में ज्यादा ऑक्सीजन होती है, वाटर में कम ऑक्सीजन होती है। इसीलिए जो ब्रीथिंग है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। आपने देखा होगा फिश वगैरह है, ये जो मछलियां हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेती हैं। वो इसीलिए लेती हैं क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की कमी है और हवा में ज्यादा है ऑक्सीजन। तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो उनका हमसे ज्यादा सांस लेने का रेट है। ठीक है, रेट मींस पर टाइम वो हमसे ज्यादा ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। इसमें से एक दो कुछ चीजें मिसिंग है, वो मैंने जानबूझ के छोड़ी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली उन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना तो वो डायरेक्टली वहीं पे मैं डाल दूंगी, वहीं पे समझा दूंगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ह्यूमन रेस्पिरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। सो ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम जो है बिल्कुल आपको टिप्स पे होना चाहिए। 5 मार्क्स में मैंने आपको बताया था कल भी, या तो डाइजेशन सिस्टम या फिर ये ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम, इन दोनों में से एक जरूर आपको मिलेगा आपके एग्जाम में देखने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 मार्क्स में आता है कि सिर्फ डायग्राम बनाओ और लेबलिंग करो। लेबलिंग मतलब जो ये नेमिंग होती है ना, ये आपकी लेबलिंग होती है। लेबलिंग और डायग्राम के 5 मार्क्स, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ लर्न ही नहीं करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना, डाइजेस्टिव सिस्टम को और रेस्पिरेशन सिस्टम को। सो यहाँ से आप देख रहे हो नेसल पैसेज है, जो हमारे नाक का जो पैसेज है, यहाँ से हवा जाती है। ठीक है, उसके बाद अंदर जाती है, यहाँ पे हमारी माउथ कैविटी होती है, माउथ पे भी होती है हमारे पास। यहाँ पे लेरिनिक्स है, फेरिनिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे गले में इधर क्या है, ट्रेचिया है आपका। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको रिंग्स मिलेंगी कार्टिलेज की, यहाँ पे रिंग्स मिलेगी, ये मतलब इस तरीके से इस पाइप में आपको यहाँ पे रिंग्स मिलेंगी कार्टिलेज की। उसके बाद लंग्स आपको पता है जो आपके फेफड़े होते हैं। ठीक है, रिब्स आपको पता है जो ये आपको दिखते हैं, हड्डियां जो ये होती है इस तरीके से, ये इस तरीके से हड्डियां होती है ना, ये क्या आपकी रिब्स है। ठीक है, उसके पीछे यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, और ब्रोंची है, यहाँ पे आपको ब्रोंची देखने को मिल रही है, ब्रोंचिल्स मिल रही है, एल्वियोलर सैक, ये सब क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या है, एल्वियोली है और रेस्पिरेटरी ब्रोंचिलिस है। ठीक है ना, तो अब इनका क्या क्या काम है, किस तरीके से ये करता है, ये डायग्राम ध्यान से देख लेना। आइस मतलब ये स्क्रीन छोटी है तो आपको कम दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक खोलिए, वहां से ये चीज आपको करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक खोलो, ये डायग्राम प्रॉपर्ली देखो, इसको 2-3 बार देख के बनाओ क्या चीज कहाँ पर।
ठीक है ना। चलिए, अब आपने जैसे ही जो एयर है हमारे नोस्ट्रल्स में जाती है, नाकों में जाती है, एयर टेक्स द फॉलोइंग पाथ ऑन एंटरिंग द नोस्ट्रल्स। तो नोस्ट्रल्स में हवा नाक में जाने के बाद कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या कहाँ कहाँ पे वो पहुंचती है, कौन से उसके पाथ होते हैं, रास्ता होता है। तो सबसे पहले नोस्ट्रल्स में जैसे घुसती है तो हमारी नेसल पैसेज होती है, जो नाक की पाइप होती है। फिर कहाँ जाती है, फेरिंक्स में जाती है, लिरिंक्स में जाती है, ठीक है ना। फिर ट्रैचिया में जाती है, जो यहीं पे होता है बीच में, ठीक है। उसके बाद ब्रोंचस में जाती है, ब्रोंचली में जाती है और एल्वियलस में जाती है। ये आपको ये याद रख लेना, अगर नहीं भी याद रखोगे डोंट वरी, ये वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, डायग्राम आता है आपको, डायग्राम में सीरीज वाइज लिखा ही हुआ है, ठीक है। चलिए, ये हो गया एयर टेक्स द फॉलोइंग पाथ। इस तरीके से नॉस्ट्रल्स में ये आपको वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनका जो काम है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन जो ये टर्म्स है वो तो आप ही याद करोगे ना, कि कहाँ पे। अब इसको जैसे स्टमक होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसका काम तो मैंने आपको बता दिया था कौन क्या करता है, लेकिन जो नेम है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, राइट। तो इसमें भी ऐसे जो ये पाथवेज है, कहाँ से एयर जाती है, आपको ये पाथवेज आपको खुद लर्न करनी पड़ेंगे, ठीक है। इनका काम मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखो, जो एल्वोली की बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, जो एल्वोली होती है लंग्स में, इसमें क्या होता है, ब्लड बहुत ज्यादा होता है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड एंड आर द साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वोली में आपकी जो एक्सचेंज हो रही है गैसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड हमें बाहर छोड़नी है, ऑक्सीजन हमें एब्जॉर्ब करनी है, लेनी है ऑक्सीजन, तो वो काम किसका होता है, एल्वोली का होता है, ठीक है। इस जगह पर जाकर एक्सचेंज होता है गैसेस का। अकर्स बिटवीन ब्लड एंड एटमोस्फेयर, ब्लड में और एटमोस्फेयर में जो एक्सचेंज चलता रहता है गैसेस का, वो एल्वोली के थ्रू चलता है, ठीक है। तो जो ह्यूमंस है ना, उनके अंदर जो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, आपने चेक भी कराया होगा, ब्लड और हीमोग्लोबिन में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कहां से, कहा, हीमोग्लोबिन की हेल्प से ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है हमारी ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेकर जाता है लंग से लेके जितने भी टिश्यूज है हमारी बॉडी के। अब हीमोग्लोबिन तो हर जगह जा रहा है, ब्लड में ही होता है ना। तो हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन जा रहा है, तो ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में से क्या करेगा, पूरी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं बॉडी के अंदर सब तक ऑक्सीजन को पहुंचा देगा, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, मैंने आपको बताया था, प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है वो होता है स्टोमेटा के थ्रू, लीव्स में जो होता है, पत्तों में जो स्टेमेटा मैंने आपको बताया था, गार्ड सेल बताया था, ओपन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, है ना। ये सिर्फ मैंने कंपैरिजन के लिए लिखा है, ये हम पढ़ चुके हैं, प्लांट्स वाला पोर्शन हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ याद दिलाने के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन टॉपिक है, एनिमल्स और हमारी बात हो रही है, तो प्लांट्स की भी होनी चाहिए। तो प्लांट्स की मैं इसलिए नहीं करी, सिर्फ एक लाइन भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है कि जो प्लांट्स है उसमें जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो स्टोमेटा की हेल्प से होता है लीव्स में, या फिर लेंटिसेल्स होती है स्टेम में, ठीक है। और जो जनरल सरफेस होता है रूट्स का एंड ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। तो इनकी प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है, राइट। अब ब्रीथिंग का जो आपका प्रोसेस है, ब्रीथिंग का जो आपका प्रोसेस है, जब भी हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो हमारी जो रिब्स हैं लिफ्ट हो जाती है, उड़ जाती है। देखो, सांस लोगे तो रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ उठेंगी, राइट, एंड फ्लैटन आउट डायफ्राम। वो जो डायफ्राम है, जो मैंने पीछे का हिस्सा दिखाया था डायग्राम में, देखो यहाँ पे डायग्राम नहीं है क्योंकि साइड में मेरा कैमरा चल रहा है, तो डायग्राम और ये साथ में लिखा नहीं जा सकता था। तो अब बुक लेकर बैठो, डेली जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, बुक आपके सामने होनी चाहिए, ताकि मुझे कुछ दिखाना हो या फिर अंडरलाइन कराना हो तो मैं आपको करा सकूं, ठीक है। हमेशा पेंसिल और बुक लेकर बैठो जब भी लेक्चर देखो, ठीक है। एक बार तो बुक में से लेक्चर को देख लिया, बुक रखी, लेक्चर देख लिया, आपको लगेगा सब एक बार पढ़ रखा है, फिर नोट्स बनाओगे तो बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। अब देखो, अब हम जब भी सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, तो हमारी जो हमारे रिब्स है वो लिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो उस टाइम पे जब रिब्स है ऊपर की तरफ उठेंगे तो वो डायफ्राम को क्या करेंगे, फ्लैटन कर देते हैं, फ्लैट कर देते हैं, और जो चेस्ट कैविटी है वो लार्ज हो जाती है एज अ रिजल्ट। मतलब देखो, सांस लेकर देखो, है ना, तो यहाँ पे लंबा आप सांस लोगे, चेस्ट कैविटी बढ़ेगी, ठीक है, रिब्स ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। इसकी वजह से जो एयर है वो लंग्स में जाती है। जैसे हम सांस इस तरीके से लेते हैं तो वो क्या करती है, एयर लंग्स के अंदर जाती है एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वोली। जो क्या करते हैं, अब जो एल्वोली क्या होती है, फूल जाती है ना, हमने लंबा सांस लिया है तो वो क्या करेगी, फूल जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उनके अंदर फिल हो जाएगी, और दोबारा से हमने अपना सांस बंद कर लिया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, एल्वोली एक्सपेंड हो रही है, सांस जा रहा है, फिर से एक्सपेंड हो रही है, सांस जा रहा है, तो सांस के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है। तो एल्वोली में क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन फिल होती है, जो अभी मैंने आपको बताया था। समझ में आ गया?
तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अब जो ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो वो है ना, तो जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड लाएगा, जितने भी बॉडी हमारी जो पूरी बॉडी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा, ठीक है, फॉर रिलीज इनटू द एल्वुली एंड द ऑक्सीजन इन एल्वुलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन एल्वुलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। क्या कह रहा है ये कि जो ब्लड है, ब्लड क्या करेगा, जो ब्लड है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी में से ले आएगा, ठीक है, ताकि वो रिलीज कर सके एल्वुली में। और जो ऑक्सीजन है एल्वुलर एयर में, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन हमने कैप्चर की थी उसको ब्लड ले जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ले आया है और ऑक्सीजन को साथ में ले गया है इन एल्वुलर ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन को ले गया है ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके सभी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को, बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपका प्रोसेस है किसका, रेस्पिरेशन का, ठीक है। कुछ एक दो चीजें इसमें मिसिंग है, वो मैंने आपको जानबूझ के नहीं कराई है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन फॉर्म में कराना चाहती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियरली समझ में आ जाए पूछा क्या है और लिखना क्या, ठीक है। सो आज का जो आपका टॉपिक है रेस्पिरेशन कंप्लीट हो चुका है। कल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, शायद सर्कुलेशन है, शायद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, वो हम कवर करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।